नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सोनी क्लासेज में। हम लोग पढ़ रहे थे जीव विज्ञान और जीव विज्ञान का में हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली हम लोग जीव विज्ञान में पढ़ रहे थे। तो कोशिका झिल्ली में हमने देखा था कि कोशिका झिल्ली के एक कार्य था पदार्थों का परिवहन। ठीक है, पदार्थों का परिवहन एक कार्य था उसका। और भी कार्य हैं उसके, जिसके बारे में हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो प्लीज आप जाके पिछली वीडियोज को देखें। ठीक है, पदार्थों का परिवहन ये 3 तरीके से करता था। एक तो था विसरण, दूसरा था परासरण और तीसरा था सक्रिय परिवहन। अगर आपको याद हो तो विसरण के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ा था कि किस तरह विसरण में जो कोशिका झिल्ली के अंदर में ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है दाब कम या अधिक होने पर। तो इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था। आज हम लोग परासरण के बारे में पढ़ेंगे। परासरण में भी हम थोड़ा सा आपको बताए थे कि इसमें जब ये भी सेम चीज है, जैसा विसरण है वैसा ही परासरण है, लेकिन इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है और इसमें जल का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान होगा तो विसरण, जल का आदान प्रदान होगा तो परासरण। तो इसी टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे, परासरण क्या है। ठीक है, तो परासरण में जल का परिवहन होता है, जल का आदान प्रदान होता है, इतना बात तो समझ गए। अब जल का आदान प्रदान जो होता है, हो सकता है कि कभी कोशिका से बाहर निकल जाए जल, हो सकता है कभी कोशिका के अंदर चल जाए जल, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि न कोशिका के अंदर जाए न कोशिका के बाहर जाए। ठीक है, 3 सिचुएशन बनता है। तो इसके लिए क्या है कि हमारे बुक में दिया हुआ है कि अल्प पराश्री, समपराश्री, अति पराश्री, विलयन। ठीक है, तो सबसे पहले हम विलयन चीज को समझते हैं, विलयन टॉपिक को समझते हैं कि विलयन क्या है। विलयन आपको रसायन शास्त्र में पढ़ना है 9वीं क्लास में, घबराइएगा नहीं, वो चीज भी हम आपका कवर कराएंगे। तो चलिए तब तक के लिए इस विलयन को हम लोग समझ लेते हैं कि विलयन क्या है। तो विलयन जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है। समांग मिश्रण करने का ये मतलब कि जब आप शरबत बनाते हैं तो क्या लेते हैं, पानी लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, चीनी मिला देते हैं और इसको अच्छे से क्या करते हैं हम लोग, मिला देते हैं चम्मच से या फिर दूसरे कुछ चीज से, जो भी से मिलाना है। फिर इसमें नींबू भी डाल देते हैं। तो क्या होता है कि जब हम पीते हैं इस शरबत को, तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि ऊपर वाला पार्ट ज्यादा मीठा होगा या फिर नीचे वाला पार्ट ज्यादा मीठा होगा। सब जगह समान स्वाद आएगा। ठीक है, तो जब सब जगह एक रूपता प्रदर्शित हो तो उसी को समांग कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, समांग कहा जाता है। आज जब दो पदार्थों को मिला दिया जाता है, नॉर्मली कई समूह मिला दीजिएगा तो मिश्रण, अगर निश्चित मात्रा में मिलाइएगा तो समांग मिश्रण। ठीक है, अब इसमें आप देखिए कि एक तो था पानी, दूसरा था चीनी। पानी और चीनी मिलके बना दिया शरबत, नींबू भी डाल दीजिएगा, नहीं तो स्वाद थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा जब। तो ये पानी और चीनी भी कुछ कहलाते हैं और शरबत भी कुछ कहलाता है। जब पानी और चीनी मिला तो शरबत बना, लेकिन विज्ञान की भाषा में पानी को विलायक कहेंगे, चीनी को विलेय कहेंगे और शरबत को विलयन कहेंगे। अब आपके दिमाग में ये भी चीज उठा होगा कि पानी को विलायक क्यों कहे, चीनी को विलेय क्यों कहे। तो इसका जवाब है मेरे पास में। होता कुछ यूं है कि विलियन में माने कि जब दो पदार्थ समान मात्रा में मिलाए गए, ठीक है, तो विलियन में जो चीज ज्यादा मात्रा में होता है वह क्या कहलाता है, विलायक। जो चीज कम मात्रा में होता है उसको क्या कहते हैं, विलेय। और जो विलेयक और विलेय को मिलाने पर क्या कहता है, विलियन बनता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, विलायक जो अधिक मात्रा, जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है, विलेय जो पदार्थ कम मात्रा में होता है। ठीक है, ये चीज समझे होंगे। अब इसका कुछ प्रकार देख लेते हैं। तो देखिए, जो आप मिला रहे हैं विलेय, क्या मिला रहे हैं, विलेय, तो हो सकता है कि विलेय कहीं किसी में ज्यादा मिला हो, किसी में कम मिला हुआ। तो विलेय का घुली हुई मात्रा के आधार पर हम लोग इसको मेनली दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक बांटते हैं संतृप्त विलयन में, एक बांटते हैं असंतृप्त विलयन में। संतृप्त विलयन क्या है कि जब हम खाना खाने बैठते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली खाते जाते हैं, जिसका मान ली कोई 2 रोटी खाता है, कोई 4 रोटी खाता है। जो 4 रोटी खाता होगा वो 4 रोटी खा गया, उसके बाद में कहेगा कि अब हम नहीं खाएंगे। तो ठीक है, 1 रोटी जब तक खाया था, 2 रोटी जब तक खाया था, 3 रोटी जब तक खाया था, वो क्या था, असंतृप्त विलयन था। वह क्या था, असंतृप्त था। जैसे ही उसने चौथी रोटी फिनिश की, मतलब अपने कोटा का काम पूरा कर लिया, वह क्या हो गया,
संतृप्त विलयन हो गया। तो यही कहलाता है किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलेय, जैसे कि अभी हम लोग रोटी खा रहे हैं तो रोटी हमारा विलेय हो गया, तो विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, मतलब कि जितना हम खा सकते हैं उतना हमने खा लिया है भर पेट, तो वह क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। इसी तरह इसमें भी है कि जैसे कि जब हम लोग इस शरबत बना रहे हैं, तो अभी तो एक ही चम्मच चीनी डाले थे ना, अब डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि ये पानी में चीनी घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। पानी में चीनी घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो वही समय क्या कहलाता है, वो ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। अब बात करते हैं असंतृप्त का। तो यही जब तक चीनी डालते जा रहे थे अपने अंदर में घुलाते जा रहा था, वह क्या कहला रहा था, उस समय असंतृप्त विलयन कहला रहा था। तो ये समझाने के लिए हो गया, याद करने के लिए है कि किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है। तो देखने रहे हैं इसमें, और हम खाते जा रहे हैं, एक रोटी खाए, दो रोटी खाए, तीन रोटी खाए, चौथा रोटी लास्ट तक हम क्या थे, असंतृप्त थे, लेकिन जैसे ही चौथा फिनिश किए क्या हो गए, संतृप्त विलयन हो गया। अच्छा, तो अब आप अति संतृप्त को भी समझिए। अति संतृप्त जो है ना, संतृप्त का ही एक भाग है। संतृप्त का भाग क्यों है, जैसे कि यह संतृप्त में क्या था कि अधिकतम मात्रा में चीनी घुल चुकी थी, अधिकतम मात्रा में क्या थी, चीनी घुल चुकी थी, लेकिन कोई बहुत रिक्वेस्ट किया, कहा कि एक रसगुल्ला खा लीजिए। आप कहिएगा कि नहीं मेरा पेट भर चुका है, बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत रिक्वेस्ट किया, तो एक रसगुल्ला इसने आपको जबरदस्ती और क्या किया, खिला दिया। लेकिन आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि जितना खाना था उतना खा चुके हैं, जब आप अपने खाने के कोटा से ज्यादा खा लिए तो आप क्या कहलाएं, असंतृप्त विलयन कहलाएं। तो ठीक इसमें भी है कि जितना अधिकतम मात्रा तो घुला हुआ था, लेकिन अधिकतम मात्रा से ज्यादा अगर घुला दिया गया उसमें, तो वह अति संतृप्त कहलाएगा। अब बात है कि हमको तो मेरा दोस्त कहा था कि तुम खा लो, जबरदस्ती जबरदस्ती करके एक रसगुल्ला खिला दिया, लेकिन इसको कौन खिलाया, तो इसको खिलाया ताप यानी कि गर्मी। जब इस विलयन को हम लोग ज्यादा गर्म कर देंगे तो थोड़ा सा ये घुल जाएगा, और एक आध दो चम्मच और चीनी इसमें हम लोग डाल सकते हैं, तो यह कहलाया अति संतृप्त विलयन। तो इसको समझे होंगे। अब हम बात करते हैं कि कोशिका को क्या करना है कि तीन टाइप के विलयन में डाल के चेक करते हैं कि कब क्या होता है। तो एक होता है अल्प पराश्री, दूसरा होता है सम पराश्री, तीसरा होता है अति पराश्री। तो इसको समझिए। इसको समझने से पहले आप सांद्रता को अगर अच्छे से समझ लेते हैं, सांद्रता क्या है, तो आप इस तीनों को एकदम आसानी से समझ लीजिएगा। तो सांद्रता सबसे पहले समझिए। आप नॉर्मली एक गिलास, दो गिलास लो, ठीक है, दो गिलास ले लिए हम लोग। अब इस गिलास में करेंगे क्या कि डाल देंगे पानी, दोनों गिलास में क्या कर देंगे, पानी डाल देंगे, और दोनों में समान मात्रा में ही पानी डालेंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे कि दोनों में मिलाएंगे चीनी, दोनों में क्या मिलाएंगे, चीनी मिलाएंगे। अब जैसे कि इसमें हम लोग एक चम्मच चीनी डाल दिए और इसमें हम लोग दो चम्मच चीनी डाल दिए, बात समझ रहे हैं। तो जिसमें कम चीनी है, यानी कि चीनी है क्या, चीनी तो विलेय है, चीनी क्या है, विलेय है, और पानी क्या है, विलायक है। तो जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है वह कम सांद्र होता है, और जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा होती है वह ज्यादा सांद्र होता है। मतलब ये कि इसमें चीनी की मात्रा कम है तो यह सांद्र है इसकी अपेक्षा। मतलब कि अगर इसका नाम ए रख दिया जाए, अगर इसका नाम बी रख दिया जाए, तो ए ज्यादा सांद्र है बी की अपेक्षा। अब सांद्र होने का मतलब समझिए। आप एक बात गौर करके फरमाइएगा कि यहाँ जो पानी है और इसमें जो पानी है, दोनों पानी में ज्यादा गाढ़ा कौन होगा। तो आप बिल्कुल एकदम सही जवाब दिए हैं कि सिंपल सा बात है कि बी वाला पानी ज्यादा गाढ़ा होगा, क्योंकि इसमें दो चम्मच चीनी डाला हुआ है, लेकिन ए वाला पानी कम गाढ़ा होगा। अब हम आपको कहें कि ऐसा करते हैं कि इन दोनों गिलासों को सटा देते हैं एक साथ में और दोनों में छेद कर देते हैं, ठीक है। ऐसा छेद करते हैं कि नीचे से पानी न बहे अच्छे से। तो हम पूछेंगे कि बताइए कि अब क्या होगा, तो आप ये कहिएगा कि ए में से पानी निकल के ए में चल जाएगा। नहीं, पानी पतला किस में है, ए में है, तो इसलिए पानी ए में से निकल के किस में चला आएगा, बी में चला आएगा। तो यही कहलाता है सांद्रता। सांद हम ऊपर ही बताए हैं कि जो सांद्रता जो कम सांद्र होते हैं, जो मतलब कि जल का परिवहन होता है, जल का जो परिवहन है वह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में
होता है। यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ सांद्रता अधिक है, यहाँ सांद्रता कम है, तो यहाँ से सांद्रता मतलब पानी की मात्रा इधर चली जाएगी। तो चलिए ये चीज समझ गए। अब समझते हैं अल्पराशि विलयन क्या है। तो ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के विलयन की अपेक्षा कम हो। मतलब कि 3 केस हम लोग बनाते हैं। एक केस तो बना लिए कि कोशिका लिख दिए और फिर लिख दिए विलयन, फिर कोशिका लिख देते हैं और लिख देते हैं विलयन, फिर कोशिका लिख देते हैं और फिर लिख देते हैं विलयन। तो पहला सिचुएशन, दूसरा सिचुएशन और फिर तीसरा सिचुएशन। पहला सिचुएशन में क्या करते हैं कि कोशिका की सांद्रता ज्यादा कर देते हैं विलयन की सांद्रता से। दूसरा सिचुएशन में कोशिका की सांद्रता विलयन की सांद्रता समान कर देते हैं। तीसरा सिचुएशन में विलयन की सांद्रता कोशिका की सांद्रता से अधिक कर देते हैं। तो बस ये 3 चीज समझिए, यही 3 चीज एकदम दिमाग में बैठा के रखिए कि कोशिका की सांद्रता अगर विलयन की सांद्रता से अधिक है तो वह कहलाता है अल्पपराशि। क्या कहलाता है? अल्पपराशि। अगर कोशिका की सांद्रता जितनी है उतना ही अगर विलयन की सांद्रता है तो वह कहलाता है समपराशि। अगर कोशिका की सांद्रता जितनी है उससे ज्यादा सांद्रता विलयन की है तो वह कहलाता है समपराशि। ये 3 सिचुएशन समझ गए। सांद्र विलयन समझा ही दिए। अब करना क्या है कि हमको एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि किसी जंतु या पादप कोशिका को चीनी या नमक के विलयन में रखा जाए तो निम्नलिखित 3 क्रियाएं हो सकती है। हम पहले बताए थे कि 3 सिचुएशन हो सकता है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि ये 3 टब ले लिए, मतलब कि 3 जार ले लिए और तीनों में क्या है? विलयन है। कौन सी का? नमक और चीनी का क्या है? विलयन है। तो ये हम ले लिए इसमें पानी, ठीक है, फिर इसमें भी ले लिए पानी, फिर इसमें भी ले लिए पानी, ठीक है। अब तीनों में क्या करेंगे? पानी और नमक समझ लीजिए कि सब मिला दिएगा। अब तीनों में क्या करेंगे? कोशिका बैठाएंगे। क्या करेंगे? कोशिका रखेंगे। कोशिका को रख दिया। पहला सिचुएशन अल्प पराश्री वाला का, दूसरा सिचुएशन सम पराश्री है, तीसरे सिचुएशन में अति पराश्री है। तो अल्प पराश्री में क्या होगा कि इसकी जो सांद्रता है, कोशिका की सांद्रता जो है ज्यादा हो जाएगी विलयन की सांद्रता से। तो आप समझ सकते हैं अब सिंपली कि कोशिका का जो पानी है वह ज्यादा गाढ़ा होगा और विलयन का पानी कम गाढ़ा होगा। यानी कि इस बार क्या होगा कि पानी बाहर से अंदर की ओर घुस जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपल समझिए कि जब रात में किशमिश को फूलने के लिए डालते हैं तो क्या होता है? किशमिश फूल जाती है सुबह होते होते। तो सेम ऐसा ही होगा, क्योंकि इसमें मात्रा कम है, इसमें पानी की मात्रा कम है, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, इसलिए पानी इसमें से इस कोशिका में घुस गया और कोशिका क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। तो बस इतना ही याद रखना है कि जब किसी जीवित कोशिका को हम डालते हैं अल्प पराशरी विलयन में तो कोशिका फूल जाती है, कोशिका फूल जाती है। दूसरा सिचुएशन है सम पराशरी वाला का। तो सम पराशरी में बस इतना ही समझना है कि दोनों में सांद्रता सेम है। अभी तो बताए थे ऊपर, यहाँ पर क्या बताए हैं कि कोशिका की सांद्रता जितनी है उतना ही अगर विलयन की सांद्रता है। तो यहाँ क्या है कि सम पराशरी में कोशिका की जितनी सांद्रता है उतना ही विलयन की सांद्रता है। तो इस सिचुएशन में कोशिका के साथ में कुछ भी नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट ये है अति पराशरी विलयन का। तो अति पराशरी विलयन में इसकी सांद्रता इस बार ज्यादा हो जाएगी, विलयन की सांद्रता ज्यादा हो जाएगी और कोशिका की सांद्रता कम होगी। तो इस बार क्या होगा कि इसका पानी जो कोशिका है इसका पानी पतला होगा तो इससे बाहर पानी होगा बाहर निकल जाएगा। तो इस समय में कोशिका क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। तो ये 3 सिचुएशन आप समझे। पहला में क्या था? अल्प राशि में कोशिका फूल रही थी, सम राशि में कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था और तीसरा सिचुएशन में कोशिका सिकुड़ जा रही थी। ये हो गया। अब एक पढ़ना है आपको अंतः परासरण और एक पढ़ना है बाह्य परासरण। बहुत ही इजी टॉपिक है। जब जल बाहर से विलयन से अंदर कोशिका में जाती है तो इस स्थिति को हम लोग अंतः परासरण बोलते हैं। और जब जल कोशिका से बाहर विलयन में जाता है तो उसको हम लोग बाह्य परासरण बोलते हैं। तो ऐसा सिचुएशन कब हुआ था? बाहर से अंदर कोशिका के अंदर पानी कब जा रहा था? अल्प पराशरी वाले में। और अंदर से बाहर कब आ रहा था? अति पराशरी वाले विलयन में। तो ये हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ, ठीक है। विसरण परासरण का महत्व ये चीज हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि विसरण जो होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में के आदान प्रदान में हेल्प करता है। उसके बाद में वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन यानी कि जैसे कि ये देखिए ये पेड़ का पत्ता है और इस पर छोटे 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 क्या होते हैं? रंध्र होते हैं। तो यही रंध्र खुलते हैं
तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जब होती है तो उसी क्षेत्र से होकर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर घुस जाता है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाता है। तो इसमें भी क्या हो गया, जब कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना और ऑक्सीजन का अंदर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर जाना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, तो गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो इसमें भी विसरण अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अच्छा, कोशिका को अपने बाहरी वातावरण से पोषण ग्रहण करने में भी कौन हेल्प करता है, विसरण। कैसे, जैसे कि जब कोशिका की झिल्ली है तो ये अंदर बाहर उसी चीजों को आने जाने में मदद करती है, लेकिन जब इनका आदान प्रदान होता होगा तो क्या होता होगा कि कुछ ना कुछ तो रंध्र उसका भी खुलता होगा, छेद खुलता होगा, तो उससे होके भी क्या होता है, वो अंदर चला जाता है, उसका जो पोषण वाला चीज सब होता है। अच्छा, विभिन्न अणुओं का कोशिका के भीतर अवशोषण तथा बाहर निकलना विसरण द्वारा ही संपन्न हो पाता है। तो विसरण की क्रिया में अभी हम समझाएं कि जब कोशिका से कैसे अणु बाहर निकल सकते हैं या फिर अंदर जा सकते हैं। फिर है, अब पराशरण को समझते हैं। जो पौधे हैं, क्या है, पौधे हैं, पौधे के जड़ होते हैं। तो पौधे को जड़ों में क्या, यहाँ जल है, ठीक है, और यहाँ क्या है, इसमें बहुत सारा चीज है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो जल क्या होता है, इधर सांद्रता कम होती है, इधर सांद्रता ज्यादा होती है, तो जल क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। नीचे से क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। इसमें कौन हेल्प किया, पराशरण हेल्प किया, ठीक है। फिर कहता है कोशिका में पराशरण द्वारा जल का संचालन होता है। तो ठीक तो है, ये जो कोशिका है, ये कोशिका ही ना है, जैसे फ्लोएम उत्तक हो गया, ठीक है। तो कोशिका, फ्लोएम उत्तक किसका बना होता है, कोशिका का ही बना होता है। तो इसमें जल का जो परिवहन हुआ, इसमें कौन हेल्प किया, पराशरण विधि ही हेल्प किया। रंध्र जब खुलते हैं, यहाँ जो पत्ता वाला अभी रंध्र पढ़ रहे थे हम लोग, रंध्र जब खुलते हैं तो उसमें से वाष्पोत्सर्जन होती है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन होती है। तो इसमें भी पराशरण अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और फिर कहता है जब पत्ती में खाद्य पदार्थ बन जाता है तो इसके बाद में वितरण में भी कौन सहायता करता है, पराशरण हेल्प करता है। और यह जो प्रक्रिया होती है फ्लोएम उत्तक के द्वारा होती है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग पढ़े। आज के टॉपिक में क्या क्या हम लोग पढ़े, हम लोग पढ़े विलयन, विलयन के प्रकार, संप्रासी, अतिप्रासी और अल्परासी विलयन पढ़े। फिर देखें कि जब तीनों विलयन में कोशिका को डाला जाएगा तो कोशिका के साथ में क्या होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, और इस वीडियो को दूसरे बच्चों के साथ में भी शेयर करें, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग इसमें 8, 9 और 10th क्लास के बच्चों के लिए मैथ और साइंस के क्लास लेके आ रहे हैं लगातार, मैथ और साइंस के क्लास लेके आ रहे हैं लगातार। तो आप बने रहे हैं हमारे चैनल के साथ में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।